वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट में, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आपने ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा। इशू ऑफ डिबेंचर्स कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। जब हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बेसिकली ओवरव्यू दिया था कि कंपनी कैसे बनाते हैं, हाउ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म और ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें हमें समझ आया कि ये टोटल एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई जाती है। अब इस लीगल एंटिटी के डायरेक्टर्स रहेंगे, मैनेजमेंट रहेगी जो इसको चलाएगी, और इसके ओनर्स हो सकता है टोटली डिफरेंट हो सकता है वो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स जो भी है वो खुद शेयर होल्डर नहीं है, तो ओनर अलग हो गए और मैनेजिंग मैनेजमेंट जो है वो अलग होगी, वो चला रहे हैं इस कंपनी को। अब इस कंपनी को चलाने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। सबसे पहले हमने देखा कि हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर से पैसा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ उनको शेयर्स दे देंगे। वो हमारी कंपनी के मालिक रहेंगे, वो परमानेंटली मालिक रहेंगे, उनका पैसा हमारे हमेशा के लिए बिजनेस में रहेगा। ठीक है, वो था शेयर होल्डर से हमने पैसा लिया। फिर हमने पढ़ा शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस। उसके बाद हमें और पैसों की जरूरत पड़ रही है। एक तरीका हम बैंक से लोन ले लें, बैंक से लोन ले लें और बैंक को इंटरेस्ट दे दें। एक और तरीका है जिस तरह से कंपनी नॉर्मली लॉन्ग टर्म फंड्स लेती है। तो आपको बिजनेस के लिए दो तरह के फंड चाहते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म फंड, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म फंड। जैसे आपको स्टॉक खरीदना है, उसके लिए जो आपको फंड चाहिए होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड। वो होता है जैसे आपने उधार में माल लिया क्रेडिटर से, या आपने क्या किया, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट लिमिट ले ली। आपने बैंक को बोला कि आप एक बैंक आपको कैश क्रेडिट आप 10 लाख 15 लाख निकाल सकते हो। दूसरा होता है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जैसे आपको प्लांट और मशीनरी खरीदना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए जाते हो। एक होता है नॉर्मली आप बैंक से टर्म लोन लेते हो जो बहुत सालों के लिए होता है, 10 15 20 सालों के लिए होता है, अगेन मशीनरी ले लो। एक और तरीका होता है जब आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने होते हैं, आप पैसा उठा सकते हो मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। दोनों होते हैं, चाहे डिबेंचर्स बोलो या बॉन्ड्स बोलो। पहले बॉन्ड और डिबेंचर में फर्क होता था, बट कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है डिबेंचर और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता है, डिबेंचर में बॉन्ड भी आता है। अब थोड़ा सा फर्क होता है बोलने में, अदरवाइज डिबेंचर और बॉन्ड का जो नॉर्मल होता है वो सेम होता है। अब इस डिबेंचर में क्या होता है, अगर देखो मेरी कंपनी को 10 करोड़ रुपया चाहिए। एक तरीका है मैं शेयर इशू करूंगा, बट शेयर भी मेरे पास लिमिट है, मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, मैं उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकता हूँ। और ऑथराइज शेयर कैपिटल सपोज मेरी एग्जॉस्ट होगी है, या मैं चाहता हूँ नहीं मैं अभी शेयर इशू नहीं करूंगा बिकॉज उनका पैसा तो परमानेंट ही रहेगा। मेरे को एक प्रोजेक्ट लगाना है और उस प्रोजेक्ट में मुझे 10 साल के लिए फंड चाहिए। मुझे पता है 10 साल के लिए मुझे फंड चाहिए। उसके बाद क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट से इतने पैसे आ जाएंगे कि मेरे को फिर वो पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर शेयर होल्डर को तो वापस नहीं दूंगा क्योंकि उनका पैसा तो बिजनेस में हमेशा के लिए रहेगा। तो फिर मेरे पास वो आइडल फंड रहेंगे, फिर उसका क्या करूंगा। तो मुझे अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, 5 10 साल 15 साल, तो उस केस में मैं शेयर्स इशू नहीं करता हूँ फर्दर। और अगर मैं चाहूंगा, या तो मैं बैंक से लोन लूंगा टर्म लोन, और उससे भी सस्ता अगर मैं चाहूंगा तो मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ। मैं डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ। एक तो मैं शेयर इशू करूंगा, बट शेयर इशू करने के कुछ ड्रॉबैक्स है। ये कि शेयर जब मैं स्टार्टिंग में होता तब इशू कर लेता हूँ और वो मेरे परमानेंटली मालिक बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई नया लोग मेरा मालिक ना बने। कंपनी बोलते हैं कि नए लोग मेरे मालिक ना बने, और अगर कुछ टाइम के लिए पैसे की जरूरत है, या तो फिर बैंक से लोन ले लो, या आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो मार्केट में। तो उसमें क्या होता है, सपोज कंपनी डिसाइड की कि हम 10 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अगेन जिस तरह से शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, उसी तरीके से स्टॉक होता है डिबेंचर। तो वो डिबेंचर इशू कर लेते हैं, पब्लिक को बोलते हैं कि हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। जैसे हमारी कंपनी को अभी फंड्स की जरूरत है तो हमने भी डिबेंचर्स इशू कर दिए। उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, सपोज उसमें 8% डिबेंचर्स हमने इशू कर लिए ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, 10 लाख डिबेंचर्स जो है, 10 लाख डिबेंचर्स हम मार्केट में इशू करेंगे। लोग हमें पैसा दे देंगे। समझ आई बात। और लोगों के पास क्या होगा, उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि इस बंदे ने इस कंपनी के इतने डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं। तो वो जो डिबेंचर खरीदेगा वो कहलाया जाएगा डिबेंचर होल्डर। क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा बेटो, डिबेंचर होल्डर। जो शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जो डिबेंचर खरीदेगा वो कहलाएगा डिबेंचर डिबेंचर होल्डर। होल्डर। अब शेयर होल्डर क्या था, वो कंपनी का मालिक था। शेयर होल्डर जो था वो कंपनी का मालिक था, मगर जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक नहीं होता है। वो कायदे से एक क्रेडिटर होता है। जिस तरह से एक क्रेडिटर होता है उसके पैसे कंपनी के पास होते हैं, इस तरह से डिबेंचर होल्डर के भी पैसे होते हैं। अब डिबेंचर शेयर होल्डर को क्या मिलता था, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जब प्रॉफिट होगा तब।
बट डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, उसको डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने 8% के डिबेंचर्स कर लिए, मतलब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। ठीक है, ये होता है डिबेंचर मोटा मोटी, जो आपको समझना है। अब इसके फिर टाइप्स ऑफ वो बाद में आएंगे, बट पहले हम जरा ऐसा करते हैं, बुक के हिसाब से मैं सीक्वेंस में चलाऊंगा। समझ आया आपको डिबेंचर के बारे में? ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है? ये आ रहा है कंपनी, सर। ये एक पर्सन है, ये क्या करेगा, इसको 100 रुपया देगा, हम्म। ये इसको डिबेंचर देगा, क्या देगा, डिबेंचर ऑफ ₹100। ठीक है, तो इसके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा। हर साल फिर कंपनी क्या करेगी, इसको इंटरेस्ट देगी @8%। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। और इसका फिर टाइम होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद फिर कंपनी क्या करती है, इसको रिडीम करती है। क्या करती है, रिडीम करती है। इसके जो मेन पैसा था वो वापस मिलता है, और हर साल उसको इंटरेस्ट मिलता है। ये भी फायदा होता है, इसको हर साल 8-8%, 9-9%, 10-10% जो भी होगा इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी को भी 10 साल के लिए चाहिए था, तो वो पैसा आ गया, कंपनी ने अपना काम कर लिया, प्रॉफिट कमाया, हर साल डिविडेंड दे दिया, और 10 साल बाद उसके सारे पैसे वापस कर लिए। ठीक है, ये था डिबेंचर का। अब हमने इसकी इश्यू और बाकी चीजें समझे, तो वो बहुत आसान है। बट अभी थोड़ा सीक्वेंस में चलते हैं, देखते हैं कुछ और समझना तो नहीं है। तो जरा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 जो है, वो क्या बोलता है डिबेंचर की डेफिनेशन के बारे में। हालांकि मैंने आपको डिबेंचर को बहुत सिंपली बता दिया क्या होता है। तो जरा एक बार डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, मैं आपको लिखा लेता हूँ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 जो है, वो डेफिनेशन होता है। सेक्शन 2 जो भी होता है किसी भी एक्ट का, वो डेफिनेशन होता है। तो वो डिबेंचर के बारे में बोलता है। डिबेंचर, मैं एग्जैक्टली लिखता हूँ फिर समझा देता हूँ क्या मतलब है। इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, कामा, बॉन्ड्स, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी डिबेंचर इंक्लूड्स, चाहे वो डिबेंचर स्टॉक हो, जो मैंने बोला डिबेंचर सर्टिफिकेट, या वो बॉन्ड हो अलग से। कंपनी बॉन्ड भी अगर इशू करेंगे, तो कंपनी के हिसाब से वो भी डिबेंचर, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना, चाहे आप उसको बॉन्ड बोल दो नॉमेनक्लेचर में, या डिबेंचर बोलो, फीचर सेम होगा। या कोई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो क्या करेगा, एविडेंसिंग एट दैट, एविडेंसिंग एट दैट, जिसमें ये लिखा होगा कंपनी ने कि ये जो पैसा तूने दिया है, ये हमारे लिए डेट है, मैं कंपनी के लिए कर्जा है। या कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हाँ, हमने आपसे इतना पैसा लिया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग a charge on the assets of the company or not। यहां तक समझ आया? डिबेंचर इंक्लूड, चाहे वो डिबेंचर स्टॉक हो, मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट हो, या वो बॉन्ड हो, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंस डेट, मतलब अगर कंपनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसके बदले वो पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसको आप डिबेंचर बोल सकते हो। यहां तक तो समझ आ गया? मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे ये पता चला गया ये कंपनी का कर्जा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा डिबेंचर। ठीक है, चाहे वो डिबेंचर स्टॉक हो, फिर बॉन्ड हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो डिबेंचर में फॉल करेगा। फिर कॉमा आया, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। इसका मतलब क्या होता है, ये कोई बता पाएगा कि मैं बता दूं? ये समझ नहीं आया होगा ना, इसका मतलब क्या होता है वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग या चार्ज ऑन द एसेट, इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आप में से किसी ने घर में गाड़ी ली है जेके बैंक के लोन पे? किसी के घर में गाड़ी है जो लोन पे ली गई है? यस सर, नो? नो सर। किसी के पास घर में गाड़ी नहीं है जो लोन पे लिए, किसी रिश्तेदार विजार ने अगर लिया होगा,
गाड़ी। कीमत तो हाँ, है जहाँ पे हमें मॉर्टगेज रखना होता है अपने बिल्कुल बिल्कुल। पैसे। जैसे हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं ना, तो बैंक बोलता है इसमें मॉर्टगेज क्या रखोगे, क्या बोलता है, मॉर्टगेज क्या रखते हो। नॉर्मली जब हम कार लेते हैं ना, अगर आप देखोगे बेसिकली कार में जो फिर आरसी आती है ना हमारे पास, अगर वो लोन पे लिया होता है ना, वहां पे एक लाइन लिखी होती है आरसी पे, हाइपोथिकेशन ऑन, हाइपोथिकेशन ऑन, उधर लिखा होगा जेके बैंक, क्या लिखा होगा, जेके बैंक। क्या आप घर लोगे तो घर के जो कागजात होंगे वो मॉर्टगेज होंगे, वो गिरवी रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, वो गिरवी रखे जाते हैं। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में ऐसा सीन होता था कि उनको पैसों की जरूरत होते तो अपना जो गोल्ड होता था उसको गिरवी रखते थे उसके पास, सुनार के पास, फिर वो उनको लोन देता था। तो वो जो गोल्ड आप देते हो बैंक को या उसको, लेंडर को, वो क्या रहता है, वो मॉर्टगेज रहता है कि कल को अगर मैं आपका लोन पे नहीं कर पाया, आप मेरे ये गहने जो है वो बेच देना। तो बैंक के साथ ही जब आप एग्रीमेंट करते हो गाड़ी लेने का, तो उसमें गाड़ी के आरसी में लिखा होता है, तो आपको देते हैं गाड़ी, तो आरसी आपके नाम की होगी, और उसमें लिखा होता है हाइपोथिकेशन और जेके बैंक। मतलब कल को अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक बोल सकता है कि भाई वो आपकी गाड़ी जब्त कर सकता है। आपने अगर अखबार देखो तो वहां पे बहुत बार देखा है, बैंक बोलता है फिर उसको ऑप्शन कराता है, बोलता है कि यार हम आपकी, आप पैसे नहीं दे रहे हो हम आपकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे हो हम आपका घर जब्त कर रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे हो हम आपकी दुकान को है वो कर रहे हैं। तो बैंक जब भी लोन देता है तो उसके अगेंस्ट में कोई मॉर्टगेज रखता है। वो जो मॉर्टगेज रखा जाता है जिस चीज को, उसको चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज। तो यहां पे भी क्या हो गया, मॉर्टगेज का कंसेप्ट क्या हो गया, जब हमने डिबेंचर्स इशू कर लिए कंपनी ने, मैंने 10 करोड़ के, 1 करोड़ के सब डिबेंचर इशू कर लिए, कल को अगर मैं इनको पैसे नहीं दूंगा तो क्या करूं। तो डिबेंचर जब हम इशू करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं और दूसरा होता है अनसिक्योर। सिक्योर डिबेंचर मतलब क्या है कि उसमें कंपनी ने कुछ गारंटी दी है, कंपनी ने कुछ गारंटी दी है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो आप पैसा, टेंशन मत ले लो, आपके जो एसेट ये है, मतलब जो पैसा है वो सिक्योर है। कैसे, जो हमारे एसेट्स है, जैसे हमने डिबेंचर इशू किए क्योंकि हमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 10 करोड़ की, तो जो हमने प्लांट एंड मशीनरी थी हमने उसे मॉर्टगेज किया, मॉर्टगेज किया इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट में। मतलब जो आपके डिबेंचर्स है वो सेफ है, अगर हम आपको पैसे नहीं देंगे तो यू आर सिक्योर्ड अगेंस्ट आवर एसेट प्लांट एंड मशीनरी। तो आपके डिबेंचर्स में हमने चार्ज किया है, डिबेंचर्स के साथ चार्ज लगाया है टुवर्ड्स एसेट्स, मतलब आपको सिक्योरिटी मिल रही है एसेट्स के साथ कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो आप कोर्ट में जा सकते हो और वो हमारे एसेट्स बेच डालेंगे और आपको अपना पैसा मिलेगा। तो उसी का मतलब था ये लाइन, चाहे उनका चार्ज है एसेट्स पे या नहीं है, मतलब चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। समझ आई बात नहीं। देखो आपने कंपनी को 10 करोड़ दे दिया था, जहां मालिक वाली बात थी वहां पे क्या था, आप मालिक थे भाई, प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका, बट यहाँ पे तो मेरे को अपना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5-10 साल बाद आप मुझे अपना 100 रुपए दोगे। कल को अगर आपने नहीं दिया, आपके पास पैसे नहीं थे, शेयर्स में नहीं होगा, तो आप तो मालिक थे, आप तो रिस्क लोगे क्योंकि आपको पता है डिविडेंड में आपको अनलिमिटेड मिलेगा। बट डिवेंचर्स में हम रिस्क क्यों ले ले। तो डिवेंचर्स में तभी फिर ऑप्शन आता है कि डिपेंड करता है कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस कैसे, अगर रेप्यूटेड कंपनी है तो वो अनसिक्योर डिबेंचर इशू करेगी क्योंकि लोगों को पता है ऐसी कंपनी तो डूबेगी नहीं। पर अगर कंपनी कुछ अच्छी खासी नहीं होगी तो दे हैव टू इशू द सिक्योर डिबेंचर ओनली। तो लोग बोलेंगे कि यार कल को पैसा नहीं दोगे तो बोलेंगे ठीक है हम आपके एसेट्स डिबेंचर को सिक्योर कर रहे हैं, कैसे सिक्योर कर रहे हैं, हम इनको मॉर्टगेज क्रिएट कर रहे हैं आवर टुवर्ड्स आवर एसेट्स, दैट्स कॉल्ड एज सिक्योर डिबेंचर। समझ आई बात। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आई कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक or bond or any other instrument which evidences a debt on the company, and whether that debt constitutes a charge on the assets of the company or not, that all is included in the debentures। क्या आपको ये डेफिनेशन along with meaning अच्छे से समझ आ गया। मनीष साहब ऊपर जल्दी। सर इसकी मीनिंग शॉर्ट में डिफाइन कीजिए। ये शॉर्ट में डेफिनेशन ही है। डिबेंचर, डिबेंचर का मतलब बहुत सिंपल है कि कंपनी मैं कोई भी, बोल रही हूँ कि कंपनी कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी विच एक्नॉलेज द डेट ऑन द कंपनी इज कॉल्ड ए डिबेंचर। चाहे वो फिर वो डिबेंचर हो, चाहे वो कंपनी उसको बॉन्ड बोले, चाहे कंपनी उसको कोई भी नाम दे दे, वो सब डिबेंचर में आता है। तो कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है लोगों को कि भाई आपने हमें इतने पैसे दे दिए, इस पैसे के बदले में हम आपको हर साल इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे
और 5 साल 10 साल बाद आपकी ये जो पैसे वापस करेंगे। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डिबेंचर। और जिस बंदे को ये सर्टिफिकेट मिल रहा है वो कहलाया जाता है डिबेंचर होल्डर, और कंपनी की बुक्स में ये एज अ लाइबिलिटी दिखती है। समझ आई बात? जी सर। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, आज हमारी थ्योरी रहेगी। तो अब जरा ऐसा करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए मैं दो टेबल बनाता हूँ। एक तरफ से लिखता हूँ शेयर और दूसरी तरफ से लिखता हूँ डिबेंचर। सपोज आपका एग्जाम होगा और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। हम जरा इसको समझ लेंगे, इससे ज्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या समझा? पहला कि डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, और वो ओनर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा, जो जो बच्ची बोल रही है मैं बोलूंगा डिबेंचर होल्डर जो है इज ए क्रेडिटर ऑफ कंपनी, है ना। हम्म। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। अब कोई और बच्ची बोलो कुछ और। सर शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। हाँ, मैं अगर इतना ही लिखूंगा आप फिर डिफरेंसेस खुद लिख सकते हैं ना बुक से जब आप याद करोगे। हम्म। तो इनको मिलता है डिविडेंड, हाँ। इनको मिलता है इंटरेस्ट। आप फिर बुक पे आप पे दिया होगा ये एक जगह, तो आप तब जब पढ़ोगे ना एग्जाम के लिए, तब इसको वैसे पूरा याद कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आ जाएगा। बट आप फिर आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड, है ना, एंड डिविडेंड होल्डर्स गेट इंटरेस्ट। और दो हो गए, और बताओ बच्चों। डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, उनको मिलता है हाँ बेटा, थोड़ा जोर से। वोटिंग राइट। इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बिकॉज ये क्रेडिटर्स है। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो शेयर होल्डर्स को इनको वोटिंग राइट मिलता है जी सर। बिकॉज दे आर द ओनर ना, ओनर को ही वोटिंग राइट मिलेगा, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। बहुत अच्छा बच्चा। मगर कुछ बच्चे ने क्वेश्चन की इंटर्नशिप पाने लगा हूं जवाब थोड़ा। और अच्छा, ये कहाँ पे दिखाए जाते हैं? ये इक्विटी एंड लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं। उसमें कहाँ पे दिखाए जाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में, है ना। हम्म। ये शेयर होल्डर्स फंड में दिखाए जाते हैं, शेयर कैपिटल। ये कहाँ पे दिखाए जाते हैं? ये हाँ। लायबिलिटीज में दिखाए जाते हैं। लायबिलिटीज में दो हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटी हो सकता है, करंट लायबिलिटी हो सकता है। वो मैं बताऊंगा नॉन करंट कब होगा, करंट कब होगा, ठीक है ना। और बताओ। तो जैसे इधर बोला था ये शेयर होल्डर इज द ओनर, इससे जब बोलते शेयर जो होता है ये शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, और ये लोन होता है कंपनी के लिए। और बताओ। उनके लिए हमें मॉर्टगेज रखना पड़ता है, मतलब कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है फिक्स्ड एसेट्स की, और इनको नहीं देना पड़ता है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, है ना। अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं बट सिक्योर भी हो सकते हैं, हम्म। वहां पे कोई सिक्योरिटी का पॉइंट नहीं आता है। और एक बात, जो हम शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं ना, जो डिविडेंड देते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है? क्या होता है वो बच्चों? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन। जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। वो मतलब पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ये पीएनएल में डेबिट नहीं होता है, ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है। समझ आई बात? ये समझ आया नहीं आया समझ? हम्म। डिबेंचर पे जो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपको जी पीएनएल सर। पे खर्चा डालना पड़ेगा। पीएनएल में खर्चा डालोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसमें कंपनी को टैक्स का फायदा भी होता है। क्या होता है? टैक्स का फायदा। कंपनी को जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? जब हम बोलते हैं इंडिया में कंपनी का टैक्स रेट है 30%, हम जो इंडिया में बोलते हैं कंपनी का रेट है टैक्स 30%। 30% किस पे लगता है? सर 30% लगता है नेट प्रॉफिट पे। क्या लगता है? नेट प्रॉफिट। कंपनी डिबेंचर इस तरह से इशू करते हैं क्योंकि कंपनी को भी वैसे फायदा होता है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 1000 रुपया होगा तो कंपनी को टैक्स कितना देना पड़ेगा? 300।
तो कंपनी को लास्ट में कितना बचेगा? 700 रुपया। कैश कितना बचेगा कंपनी को? 700। तो फिर अगर कंपनी को डिविडेंड देना होगा तो इन 700 में से देना पड़ेगा, है ना। बट इंटरेस्ट क्या क्या होता है? सपोज डिबेंचर का इंटरेस्ट 300 बन रहा है टोटल, कंपनी को जो नेट प्रॉफिट आया 1000, उसमें से पहले ये लेस होगा इंटरेस्ट 300, पीछे कितना बचा? 700। अब कंपनी टैक्स देगी इस पे 210 रुपया, तो नेट कंपनी को कितना बचेगा? 700 मैंने 215, 210, 490। तो कंपनी को 490 बचेंगे और कोई डिविडेंड की बात नहीं होगी। अगर बाद में होगा तो यहाँ पे जो मैंने पैसा उठाया मार्केट से, उसमें मुझे टैक्स का फायदा हो गया ना। यहाँ पे मुझे टैक्स कितना देना पड़ा था? 300, और यहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ा 250, 210, बिकॉज जो मैंने डिबेंचर में इंटरेस्ट दे दिया उसकी मुझे टैक्स एग्जेम्पशन मिल गई। तो इस तरह से भी कंपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं, उसको बोलते हैं लेवरेज कर देना। क्या बोलते हैं? लेवरेज करना। जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रूवल मतलब आगे जाओगे, सीए में करोगे, तो हम बोलते हैं कि यार मैं शेयर इशू करूं कि मैं डिबेंचर इशू करूं। तो वहां पे हम इस चीज को भी लेते हैं, यार डिबेंचर अगर मैं इशू करूंगा तो मेरे को टैक्स सेविंग होता है कंपनी को। देखना मैंने आपको यहाँ पे मुझे 300 टैक्स देना पड़ा, यहाँ पे अगर मैं डिबेंचर इशू कर लेता तो मेरे को 210 ही टैक्स देना पड़ता, तो मेरा फायदा हो गया। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इज कंसिडर्ड एक्सपेंस। इट्स जो डिविडेंड होता है दैट्स नॉट एन एक्सपेंस, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट होती है ना। तो उसी के साथ एक और पॉइंट आएगा, डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, सो इट इज टू बी पेड ऑलवेज। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और प्रायोरिटी भी डिबेंचर होल्डर को मिलती है। सबसे पहले इनको इंटरेस्ट की प्रायोरिटी मिलेगी, और कल को जब कंपनी बंद होगी उस वक्त की जब पैसे देने की बात आएगी, पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा पैसा, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर को मिलेगा, पहले डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है ना। और एक फीचर होता है डिबेंचर्स का, वो होता है कन्वर्टेबल। ये जो होता है ये कन्वर्टेबल नहीं होते। शेयर जो होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं, इक्विटी शेयर जो है वो कन्वर्टेबल थोड़ी होगा डिबेंचर में, बट डिबेंचर होता जो होता है वो कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है ना। कैन बी कन्वर्टेबल, मतलब कुछ टाइम बाद अगर कंपनी चाहेगी वो डिबेंचर की जगह शेयर दे सकती है। वो डिपेंड करता है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है वो किस तरह के डिबेंचर इशू करती है। तो कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसमें यही लिखा होगा कि आज आप डिबेंचर ले लो हमसे, 100 रुपया दे दो, 10 साल बाद 10 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और 10 साल बाद आपको डिबेंचर की जगह अपना शेयर दे देंगे। इस तरीके से भी कंपनी कर सकती है, ठीक है बच्चों। ये मोटा मोटी डिबेंचर और शेयर पे मतलब डिफरेंस था। क्या आपको ये चीजें समझ आ गई? समझ आ गया? जी सर, आया समझ। तो अगर अब मैं एक और जी सर, डिफरेंस आया। बोलूंगा डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर, कुछ मुश्किल बात है भाई। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, सर, डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर हैज द वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर डज नॉट हैव द वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर हैज द प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिपेमेंट, शेयर होल्डर डजंट हैव द प्रायोरिटी। तो इस तरीके से बनाएंगे, वो आपकी बुक में दिए है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कंसेप्ट, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोल पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। किसी को कुछ बोलना था क्या? मुझे लगता है किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन था। हमने शायद प्रेफरेंस शेयर्स में भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जी सर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे थोड़ा थोड़ा आपको मतलब बता देना, बाकी फिर आप थ्योरी जो है नोट वाइज वो आप खुद बना दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आसान वाला पॉइंट बताता हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिबेंचर्स दो तरह के हो सकते हैं। डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, डिबेंचर्स सिक्योर्ड हो सकते हैं, है ना। सिक्योर्ड को हम बोलते हैं मॉर्टगेज। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है? दे डोंट हैव ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। भाई अगर कंपनी कल को पैसा दे नहीं दे पाई और कंपनी के पास कोई पैसा नहीं है तो डूब गया आपके पैसे,
बट सिक्योर में क्या होगा, यू आर सिक्योर, आपके जो कंपनी के एसेट्स है उनसे जो पैसा रियलाइज हो जाए वो पहले आपको मिलेगा, उसके बाद कुछ पैसा मिला तो बाकी शेयर होल्डर या बाकी लोगों को मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अगर कंपनी ने जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर नहीं किए हैं अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कोई भी चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी नहीं किया है, तो वो कहलाया जाएगा अनसिक्योर्ड। और अगर चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी किया गया हो तो वो हो जाएगा सिक्योर। सिक्योर डिबेंचर में क्या होगा, खुदा ना खास्ता कल को कंपनी पैसा नहीं दे सकते तो आप कोर्ट में या जहां भी जा सकते हो कि भाई इनके एसेट्स बेच दो और हमारे पैसे ले लो। ठीक है, समझ आई बात। बोलते हैं द अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग आउट द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स ट्रीटेड एट पार विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो दे आर कंसीडर्ड एट पार विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जिस तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं उस तरह से ये भी होते हैं, सारे एक ही लाइन में खड़े होते हैं। बट जहां पे मॉर्टगेज डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स मॉर्टगेज डिबेंचर्स है, दीज आर डिबेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड ईदर ऑन ए पर्टिकुलर एसेट कॉल्ड ए फिक्स्ड चार्ज, या इसमें भी फिर आगे होता है या तो फिक्स्ड चार्ज होता है, हुमायूं से ज्यादा तेज तेज बना, क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैं एक बैलेंस शीट बना लेता हूं यहाँ पे, बिल्डिंग एसेट साइड बना रहा हूं मैं खाली। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग अमाउंट पे नहीं लिख रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास कार है, बाकी फिक्स्ड एसेट है, कुछ फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है। अगर मैंने डिबेंचर इश्यू कर दिए और उनको बोला कि तुम्हारा फिक्स्ड चार्ज है प्लांट एंड मशीनरी, तो इट मींस प्लांट एंड मशीनरी के लिए फिक्स्ड चार्ज हो गया कि प्लांट एंड मशीनरी जब वाइंडिंग अप के वक्त बेची जाएगी सबसे पहले वहां से पैसा किसको मिलेगा, जिन पे फिक्स्ड चार्ज है, इन डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। समझ आई बात। ये होता है फिक्स्ड चार्ज कि इनका जो पैसा मिलेगा, इनको पैसा कहां से मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी से मिलेगा। इनको पैसा कहां से मिलेगा, प्लांट एंड Plant. मशीनरी। कल को प्लांट एंड मशीनरी जब बेचेंगे तो सबसे पहले जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा इन्हीं डिबेंचर्स को जिनका फिक्स्ड चार्ज है फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, इनको किसी भी एसेट पे फिक्स्ड चार्ज नहीं है, सब एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज है, सब एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज है। कोई भी एसेट बेचा जाएगा तो इनको मिलेगा। समझ आई बात। फिक्स्ड में और सिक्योरिटी रहती है कि भाई ये जब बिकेगा पहले हमें ही मिलेगा, फ्लोटिंग में सब बिकेगा तो सबको मिलेगा पैसा, जो भी सिक्योर्ड है उनको मिलेगा। तो जब ये होता है फिक्स्ड मतलब पर्टिकुलर किसी एसेट के लिए, फ्लोटिंग मतलब सब एसेट के लिए, कोई भी एसेट बेचा जाएगा तो आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि उस वक्त कंपनी की हालत कैसी है, उस हिसाब से वो इशू करेंगे, उस हिसाब से डिबेंचर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको वो माना कि वो आपको बाद में पढ़ना है, सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है, पर आज मैं आपको बताता हूँ होता कैसे, आप उसको समझ लो। समझ लो एक कंपनी थी, ये कंपनी अब बंद हो रही है। ठीक है, विजुअलाइज करो, ये कंपनी जो थी 10-15 साल हो गए, अब ये बंद हो रही है। इस कंपनी में लोगों का पैसा लगा है, यस और नो। Yes, sir. किस किस का पैसा हो सकता है कंपनी में, सर बहुत सिंपल है, लायबिलिटी साइड में जिनका भी लायबिलिटी आ रहा है उनका पैसा लग सकता है। हम्म। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द मनी जो शेयर होल्डर ने दिया है, तो आप बोल सकते हो इस कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। सर यहाँ पे डिबेंचर्स है, इनका पैसा लगा हुआ है, यस और नो। हम्म। जी सर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दो तरह के करता हूँ, सिक्योर डिबेंचर्स है, अनसिक्योर डिबेंचर्स है। अनसिक्योर्ड में। और सिक्योर में भी दो रखूंगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, ना आपको 12th में कोई कंसेप्ट बताएगा, ना आपको सीए फाउंडेशन में कोई कंसेप्ट बताएगा। इंटर में भी अगर किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, जब कभी सुनोगे इस कंसेप्ट को तो याद करोगे मुझे। सिक्योर में भी मैं लिखूंगा फिक्स्ड चार्ज वाले, हो सकता है फिक्स्ड चार्ज वाले भी हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज वाले भी हो, है ना। हाँ। सपोज प्लांट एंड मशीनरी वाले हैं, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी पे तो उनका है ना। अनसिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, मेरा बैंक लोन हो सकता है, हम्म। और बैंक लोन एज्यूम कर रहा हूं मैं सिक्योर्ड है अगेंस्ट बिल्डिंग।
मेरे क्रेडिटर्स है जिनसे मैंने उधार माल लिया हम्म, है ना। मैंने जी। बैंक से ओडी लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, हम्म, और ये भी सिक्योर्ड है टुवर्ड स्टॉक। ठीक। मेरे पास एसेट्स है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। मेरे पास एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। मेरे पे एसेट है फर्नीचर, मेरे पे एसेट है कार, मेरे पे एसेट है स्टॉक, मेरे पे एसेट है डेटर, मेरे लैंड। पास कुछ कैश होगा। अब भाई कंपनी हो रही है बंद, पता चला कि भाई ये कंपनी हो रही है बंद। अब मुझे बताओ, आम जनता को तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किनको पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इन लोगों को। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, इनको हम बोलते हैं 11th में यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। इन लोगों को पड़ेगा, ये तो 7 लोग बोल रहा हूँ, 7 टाइप ऑफ लोग, इनको हो जाएगी टेंशन। अरे भाई हमारे पैसे फंसे इस कंपनी में। इनको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, डेटर हो, डेटर को तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। डेटर ने देना है कंपनी को, फर्क किनको पड़ेगा? जिनका पैसा लगा है कंपनी में। तो आप विजुअलाइज करो, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आ जाएंगे ना कंपनी के बाहर, कंपनी के हाँ। ऑफिस के बाहर, हमें अपना पैसा दे दो, हमें अपना पैसा दे दो, शोर करेंगे, हमें अपना हक चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे। अब कंपनी क्या करेगी? हो सकता है कंपनी में कुछ फ्रॉड वॉड हो गए या लॉस वॉस हो गए, हो सकता है कंपनी के डायरेक्टर वायरेक्टर जो है इन सबको गवर्नमेंट ने जेल भरा होगा, या ये भाग गए होंगे। क्या किया जाता है? तो जब ऐसी के होते हैं तो कंपनी एक्ट क्या करते हैं, तो देयर इज अ ट्रिब्यूनल कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। क्या करते हैं जब कंपनी डिफॉल्ट में जाती है, ये चली जाती है एनसीएलटी में। क्या चली जाती है? एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। तो वो सबसे पहले पता क्या करता है, वो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। क्या करता है? लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। आप मतलब समझ लो कि वो एक बंदे को अपॉइंट करता है जो फैसला करता है, जो फैसला करता है। या ऐसा बोलो, गाँव में भी होता है कुछ बायन वायन ऐसा अलग में पदवा का यू समझ फर्स्ट वर्स का है। तो यहाँ पे भी एक लिक्विडेटर रखा जाता है, उसको बोलते हैं भाई तेरा एक काम है, तेरे को एक कंपनी के सारे एसेट्स बेचने हैं, और ये जो लोग हैं इनको पैसे देने हैं तेरे को, इन लोगों को तेरे को पैसे देने, और तेरे को इसके लिए क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। कमीशन क्या मिलेगी? सपोज जितना भी पैसा तू रियलाइज कर पाएगा उसकी तुझे 2% फीस मिलेगी। ऐसे ऐसे करके होता है। तो लिक्विडेटर का भी फायदा हो जाएगा, वो सब ऐसे को बोलेगा, सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, और गवर्नमेंट का भी टेंशन खत्म हो गया, उन्होंने इसको अपॉइंट कर लिया, ये अब करेगा काम, इन सबको पैसा देगा। तो वो तो ये एसेट्स भेजेगा सारे, है ना, बिल्डिंग को भेजेगा, प्लांट मशीनरी को, फिक्सर्स को भेजेगा, खरीदेगा। अब वो क्या करता है, आप विजुअलाइज करो इसको, ठीक है ना। वो क्या करता है, ये सब लोग आ गए, वो शेयर होल्डर बोलता है अरे मुझे ही पैसा दे दो, मेरे को थोड़ी पता था, वो तो डायरेक्टर नालायक निकला, मैनेजमेंट अलग है, ओनर अलग है, मुझे भी अपना पैसा दे दो। यहाँ पे बैंक आता नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे पैसा दे दो। यहाँ पे आता क्रेडिटर, अरे कुछ गरीब, मैं छोटा था दुकानदार हूँ, तुम लोगों ने मेरे पैसे ले दो। ये सारे आ रहे ना कि सब के लोग क्या चाहेंगे कि मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। डरना सही था, सारे लोग क्या चाहेंगे भाई, मुझे हाँ, सबसे पहले अपने पैसा दो। पैसे। बताओ लिक्विडेटर क्या करेगा इस केस में, किसको देगा पहले पैसे? जिनका मॉर्टगेज रखा है। हाँ, तो लिक्विडेटर क्या करता है, वो उनको बोलता है देखो बच्चों, शोर मत करो, आप एक लाइन बना लो। अब लाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे कोशिश, अब स्कूल के एडमिशन करना होता है, कुछ करना होता है, तो क्या कर रहे हैं, कुछ आसान राटन धोर में, तो लाइन ऐसे ही पूछ जाते हैं। यहाँ पे लाइन बनेगी सीक्वेंस में। ये बोलेगा सबसे पहले आ जाओ वो लोग जो सिक्योर्ड है, जो लोग सिक्योर्ड है। तो कौन सिक्योर्ड कौन है। सा आएगा लाइन में? तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं ऐसे पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, मजा आ रहा है पढ़ने में कि ना। जी सर। अब क्या होगा, ये इनकी लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? लाइन। लाइन। ड्राइंग से ना मुझे अगर मैं ड्राइंग ऐसे असल तरह आपसे ज्यादा से, तो ये इनकी लाइन बनाएगा सब कुछ, ठीक ना। बराबर ये नको थोड़ा गराही क्या किसी कंपनी ऑफिस क्या सर, कंपनी ऑफिस ठीक है। इन थे सर गया था 5 गेट कुर्सी पर बिहिर नमस्कार से ये थे बने गेट लाइन, ठीक है। Itu ak nafar, itu इनमें रोज ब्याक नफर, इनमें रोज ब्याक नफर, इनमें रोज ब्याक नफर, इस पर बनाई हमन लाइन 2 3 4। गन तुम रोना, गन पहले रहेंगे जो सिक्योर्ड है, जो जो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। उसके बाद रहेंगे जो अनसिक्योर्ड है ना। अब सिक्योर्ड में भी कौन रहेगा सबसे पहले? सर सिक्योर्ड में भी सबसे पहले वो रहेगा जिसका फिक्स्ड चार्ज है, जिसका फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज। चार्ज है। सिक्योर्ड में भी कौन रहेगा सबसे पहले? जिसका
फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज, चार्ज, और उसके बाद कौन रहेगा जिसका फ्लोटिंग। फ्लोटिंग चार्ज है, और फिर रहेंगे अनसिक्योर्ड। अब क्या होगा, सपोज उसने बिल्डिंग भेज दी, तो सबसे पहले कौन आएगा, बैंक। क्या आएगा, बैंक। बैंक। भाई बिल्डिंग पे हाइपोथेकेशन मेरा है, सबसे पहले मेरा पैसा दे दो, सबसे पहले जी, मेरा पैसा दे मेरा दो। पैसा। अब दो चीजें हो सकती है, ये सीरियसली बोलो, या आपको हो सकता है सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है या फाइनल में पढ़ना, बट मैं आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिबेंचर वाली बात आएगी, और इसको याद रखोगे ना तुम्हें मजा आ जाएगा। तो सपोज अब दो चीजें हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, सपोज बिल्डिंग का लोन हो सकता है सपोज 50 लाख का, है ना, हम्म। सपोज। जी। अब क्या हो सकता है, एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, 1 मिनट लगेगा इसको। अब क्या हो सकता है, बिल्डिंग का जो वैल्यू है या बिल्डिंग में जो पैसा आएगा, और बिल्डिंग का लोन क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि लोन का जो बैलेंस अभी बचा है, लोन का जो बैलेंस बचा है वो 40 लाख बचा है, और बिल्डिंग में जो पैसे आए थे वो 50 लाख हो, बिल्डिंग से 50 लाख आए हो। तो क्या करेगा वो लिक्विडेटर, 40 लाख इनको देगा, बैंक को देगा, बैंक को 40 लाख देगा, और 10 लाख रुपया अभी पूल में जमा करेगा। वो एसेट से रियलाइज हो गया 10 लाख रुपया, एसेट्स में बोलेगा 10 लाख रुपया आ गया, और 40 लाख इनको दे गया, तो बोलेगा ठीक है 10 लाख रुपया मेरे पास है, और बैंक को दे दिया 10 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, और बैंक यहाँ पे बैंक था, फिक्स्ड चार्ज में बैंक था, बैंक को बोला ले लो तू अपने पैसे, तू जा अपने घर, बैंक चला गया। ठीक है, जी अब सर। इसने क्या किया, अब इसने प्लांट और मशीनरी बेची, तो बैंक को 50-40 लाख रुपया दे दिया बैंक का, बट बिल्डिंग में 10 लाख रुपए थे, तो 10 लाख इसने अभी अपने पास ही रखे, बैंक को भेज दिया। अब बोल रहा है अब कौन सा फिक्स्ड चार्ज है, अब बोल रहा है ये फिक्स्ड चार्ज डिबेंचर बोल रहा है भाई मेरा प्लांट एंड मशीनरी पे पहले प्लांट एंड मशीनरी बेच दे सको, ठीक है ना, वो हो सकता है ऊपर नीचे बिक जाए, बट अल्टीमेटली जब प्लांट एंड मशीनरी बिक गया, और हो सकता है कि डिबेंचर्स जो थे, डिबेंचर्स का फिक्स्ड चार्ज था प्लांट एंड मशीनरी में, सपोज डिबेंचर इनका लोन था 30 लाख रुपया, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी को आ गए 25 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी को आ गए 25। तो इनका फिक्स्ड चार्ज था 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, बट प्लांट एंड मशीनरी को क्या आ गए 25 लाख रुपए, तो ये क्या करेगा उनको, ये बोलेगा ये लो तुम 25 लाख रुपया फिलहाल, तो अब तुम्हारा बचा 5 लाख रुपया, क्या बचा 5 लाख 5 रुपया। लाख। अब ये उनको बोलेगा देखो भाई तुम, अब ये दूसरा वाला जो था फिक्स्ड वाला बोलेगा देख भाई तेरा जो चार्ज था वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में था, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में था तेरा, वो मैंने बेच दिया, तेरे सामने ही बेच दिया, उसको आ गए 25 लाख रुपए, तू ले 25 लाख रुपया, अब तू क्या हो गया, अब तो कोई सिक्योरिटी तेरी है नहीं, अब तू एक काम कर ले, तू यहां से लाइन से हट जा, तू पीछे आ गया सबसे पीछे अनसिक्योर के साथ अपने 5 लाख के लिए, तो अभी भी तो पैसा देना है ना इसको, हाँ। बट इसकी जो सिक्योरिटी थी दैट वाज लिमिटेड टू दैट प्लांट एंड मशीनरी ओनली, तो उस पार्ट के लिए तो सिक्योर था, प्लांट एंड मशीनरी भेज दिया, अगर इसका पूरा पैसा आता, पूरा पैसा देके बोलते तू जा घर, अब पूरा पैसा तो नहीं दे पाए, अब 5 लाख बचा, अब ये नहीं बोलेगा ना तुम एक काम करो कार बेचो मुझे पहले अपने 5 लाख दे दो, नहीं, क्यों, बिकॉज इसका जो सिक्योरिटी था दैट वाज फिक्स्ड टू द प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भेज दिया, उसने जितना पैसा आया ठीक, बाकी के लिए तू अब अनसिक्योर्ड हो गया, तू एक काम कर ले, तू लाइन में पीछे आ जा, अब जब बचेगा पैसा तो तेरे को मिलेगा, नहीं बचेगा तो बाढ़ में जाए। समझ आ रही बात, फिक्स्ड और अनसिक्योर्ड में समझ आया फर्क। सर अगर इसने 30 लाख का दिया था ना इनको डिवेंचर, हाँ गोबर, तो फिर जब इसको मॉर्टगेज रखा ना ये प्लांट एंड मशीनरी, इसको ये बराबर रखनी थी ना, उससे ज्यादा इसने क्यों ये लिया है? बेटा रखी थी ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ रखी थी, इसने 30 लाख का लिया था, और उस वक्त प्लांट एंड मशीनरी था, हमने प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ का लिया था, 100 लाख का लिया था, हर साल उसकी डेप्रिसिएशन लगी थी, हर साल उसकी वैल्यू कम हो गई, और आज जब अचानक से बिकने गए खरीदारी नहीं मिल रहे उससे, तो इसमें वेरिएबल हैपन है कि आपका सिक्योरिटी पूरा कवर नहीं हो रहा है, गॉट माय पॉइंट, जी प्लांट सर। एंड मशीनरी हर साल डेप्रिशिएट तो हो जाएगा ना, हाँ। तो देयर में भी रीजन जाता हुआ इतने सालों बाद ये नौबत आ गई कंपनी बिकने की कि वो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी एज कम्पेयर टू जो उसका लोन था, हमने बोला था 20 साल बाद डिबेंचर को देंगे, 20 साल तक प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जीरो हो गई ऑलमोस्ट, तो रिस्क अटैच्ड है, क्या करेगा, बट फिर भी 25 लाख तो इसको मिल गए, अब 5 लाख के लिए अनसिक्योर्ड रहेगा, तो ये लाइन में पीछे जाएगा। अब आ गए कौन, ये भी चले गए, अब आ गए फ्लोटिंग चार्ज वाले, अब आया बैंक ओवरड्राफ्ट, वो बोलेगा भाई बैंक जो बोलेगा यार स्टॉक के लिए तो मैं हूं, स्टॉक को जब भेजा जाएगा, स्टॉक को जब भेजा जाएगा तो इनको दिया जाएगा, सपोज इनका 30 लाख था और स्टॉक में आपको 40 लाख रुपया आ गए, तो इनको 30 लाख रुपया दिया जाएगा, बोलेगा जाओ अपने घर,
और इसके पास बचा 10 लाख। तो अब इनको क्या हुआ, बिल्डिंग से बच गया 10 लाख, स्टॉक से बचा 10 लाख, और फिर स्टॉक फर्नीचर को बेचा जाएगा, कार को बेचा जाएगा, हो गए सारे एसेट्स, डेटर को बेचा जाएगा। तो वहां से जो पैसा आएगा तो सबसे पहले जो ये फ्लोटिंग चार्ज वाले इनको देंगे, बिकॉज इनका चार्ज सब एसेट्स पे है। तो फिर जब सारे एसेट्स बेचे जाएंगे वहां से जो पैसा आएगा सबको पहले फिर इनको मिलेगा, फ्लोटिंग चार्ज को मिलेगा। ठीक है, जी सर। फ्लोटिंग चार्ज को मिल गया, बैंक को भी मिल गया सारा पैसा, सिर्फ बच गए जो ये फिक्स्ड था प्लांट मशीनरी पे, ये नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा वो मिलेगा जो क्रेडिटर्स थे आपके उनको, और जो ऊपर वाले प्लांट मशीनरी से जिनका पैसा बचा था वो इनको इक्वली मिलेगा। उसको बोलते हैं पारी पशु। क्या बोलते हैं उसको? पारी पशु बोलते हैं उसको, उस टर्म को पारी पशु। इन द सेम प्रोपोर्शन, सपोज आप 10 लाख रुपया बच गए, ठीक है, या 15 लाख बच गए, और आपके पास ये शेयर ये बंदे हैं सेक्रेटर आपके 20 लाख के, इनका 5 लाख है, और आपके पास टोटल जो है वो 12.5 लाख बचे। तो इनको आधा दिया जाएगा, इनको आधा दिया जाएगा, इक्वली दिया जाएगा दोनों को। ऐसा नहीं कि पहले इनको 20 लाख देगा फिर इनको देगा। तो जो अनसिक्योर्ड होंगे, चाहे वो फिर क्रेडिटर्स होंगे या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होंगे, या जो पहले फिक्स्ड थे पर उनको आधा ही मिला, या फ्लोटिंग थे उनको आधा ही मिला, वो सब सारे एक ही लाइन में रहेंगे। फिर जो पैसा आएगा इक्वली बांटा जाएगा। अगर कुछ उसके बाद भी बचा तब शेयर होल्डर को दिया जाए, अदरवाइज जो लॉस हो गया तो लॉस हो गया। समझ आई बात? थोड़ा आइडिया आपको समझ आया? जी सर। ज्यादा आपको इस पर ज्ञान नहीं लेना था, आपको थोड़ा थोड़ा देना था, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दे दिया। ठीक है ना? सबसे कम्प्लीमेंट्री सर ऑफर। एनसीएलटी का आपने क्या बोला ये? देखिए ना गूगल पे शायद नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल जो फैसला करते हैं कंपनी जो बंद होगा। ठीक है ना? इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब आप कंपनी जाकर आगे बढ़ोगे, जब आपको लगता है ना, क्रेडिटर को लगता है कि भाई मेरा जो कंपनी है, आपने क्रेडिट कंपनी को माल दे दिया और वो आपको पैसा नहीं दे रही है, तो आप एनसीएलटी में चले जा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे लोग जो है, जब इनको लगता है कि कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, तो ये एनसीएलटी में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं कि भाई लिक्विडिटी अपॉइंट करो और हमें अपने पैसे दिला दो। ठीक है ना? तो ये गवर्नमेंट ने बनाया होता है इसलिए, ताकि जो भी स्टेक होल्डर है उनको प्रोटेक्ट करे कंपनी से। ठीक है? तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, अगर डिबेंचर होगा तो वो सिक्योर हो सकता है, अनसिक्योर हो सकता है। फिर सिक्योर में फर्स्ट फिक्स्ड चार्ज हो सकता है या सेकंड चार्ज हो सकता है। ठीक है? जी। और एक इसी के साथ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है? प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? अभी मैंने बोला जो चार्ज होगा, जो मॉर्टगेज होगा, वो एक एसेट पे होगा, है ना? वो एक एसेट पे हो सकता है। अब इसमें भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी इसमें भी हो सकता है द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकंड मॉर्टगेज। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है फर्स्ट मॉर्टगेज, और दूसरा आपका आएगा सेकंड मॉर्टगेज। वो मुझे तो ये फर्स्ट मॉर्टगेज सेकंड मॉर्टगेज। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, मैंने डिबेंचर्स पहले इशू किए थे, 10 लाख के, और इनको मैंने सिक्योर किया अगेंस्ट ए बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 50 लाख है। ठीक है? खुश? अरे भाई 10 लाख का जो मुनाजा का कंसर्न था, मेरे एसेट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना, तो ये खुश है, इनको कोई दिक्कत नहीं है भाई 50 लाख। फिर मैं और डिबेंचर इशू कर रहा हूं, और 20 लाख की या 10 लाख की, और इनको भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें सिक्योर कर रहा हूँ इस बिल्डिंग के साथ, क्योंकि वैल्यू है ना अभी भाई 50 लाख है, 10 लाख इनकी गारंटी है, तो इनको भी तो अभी 20 लाख के मैं शेयर इशू, डिबेंचर इशू कर सकता ना इसके अगेंस्ट में। तो अब मैंने इनको जो कर दिया, तो इन दोनों के बीच में रिफ्ट आ जाएगी। इनको अभी टेंशन नहीं थी, पहले वालों को टेंशन नहीं थी। क्यों भाई? इनको ये था कि भाई 50 लाख का है, 50 अगर नहीं आएंगे 40 तो आ जाएंगे ना बिल्डिंग को, 40 नहीं तो 30 तो आ जाएंगे ना, 30 नहीं तो 20 तो आ जाएंगे ना, 20 नहीं तो 10 तो आ जाएंगे, तो हमारा पैसा तो सिक्योर है। बट अगर कंपनी ने क्या कर दिया, इस एसेट के अगेंस्ट में एक और लोन ले लिया, तो इनको टेंशन हो जाएगी ना भाई। अब तो कंसर्न है भाई, मेरे तो 10 लाख थे, सपोज इसके भी 20 लाख थे, अब इसके भी 20 लाख हो गए। अब इसको टेंशन होगी ना कि भाई कल को अगर बिल्डिंग को 30 लाख आ गए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यार ग्राहक शरीक, मेरा दूसरा शरीक हो गया। पापा की प्रॉपर्टी था, एक ही भाई था, दूसरा भाई आएगा, बहन अगर आती है ना, तो बहन के पास भाई आता, बहन खुशी हो जाती है। बट भाई को अगर दूसरा भाई होता है, भाई को टेंशन हो जाती है। क्यों? वो सोचेगा कि अब मेरा प्रॉपर्टी में शरीक आ गया। सिमिलरली जब दूसरे डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो पहले वालों को टेंशन हो जाएगी ना
कि भाई जब इनको आप सिक्योर कर रहे हो इसी बिल्डिंग के साथ, तो मेरे को टेंशन है कल को अगर 40 लाख से कम आ गया तो मेरे को तो पूरा पैसा मिलेगा नहीं, उतना पैसा मेरा अनसिक्योर हो जाएगा। तो देयर कम्स अ कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। तो ये डिबेंचर इनको बोल सकते हैं कि भाई आप हमें जो डिबेंचर इशू करोगे वो फर्स्ट मॉर्गेज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट मॉर्गेज होगा, तो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर होल्डर को क्या एडवांटेज होगा कि कल को उस फिक्स्ड कैश फ्लो जब भेजा जाएगा तो पहली लाइन में फर्स्ट मॉर्गेज रहेगा, दूसरी लाइन में सेकंड मॉर्गेज। उसी एसेट को जब बेचा जाएगा तो पहले किसको मिलेगा? फर्स्ट मॉर्गेज वाले को। फिर अगर उस एसेट से कुछ पैसा बचा वो मिलेगा सेकंड मॉर्गेज। समझ आई बात? यस और नो? सब देंगे कितना? हाँ बेटा, इक्वल? वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर इनको फिर कितना देंगे? इक्वल देंगे? नहीं बेटा, इक्वल नहीं होगा इक्वल ना, देंगे। फर्स्ट मॉर्गेज आ गया ना इसका। जब मैंने फर्स्ट मॉर्गेज इशू किया तो जिसको मैंने फर्स्ट मॉर्गेज इशू किया तो लाइन में सबसे पहले वो खड़ा हो। तो एसेट अगर बेचा जाएगा, सपोज इसमें 30 लाख रुपया आ गए, तो पहले इसको अपने 20 लाख रुपए मिलेंगे, मैं ये वही चला बोल रही जाएगा, हूँ ना, फिर 10 अगर लाख बचे, एसेट 10 लाख इसको मिलेंगे। बताओ। अच्छा अच्छा ठीक। जब फर्स्ट मॉर्गेज कर दिया अगर ना, इनको ये तो इस 50 लाख आ लाइन में गए ये पहले बराबर तो रहेगा। हाँ बताओ। अगर 50 लाख आ गए बराबर 50 आ गए ना, तब भी लाइन में पहले ये रहेगा, अपने 20 ले जाएगा चला जाएगा, फिर ये आएगा अपने 20 ले जाएगा चला जाएगा। पर प्रॉब्लम है ना, लाइन में पहले कौन रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना आएगा वो श्योर नहीं है अभी। लाइन में सबसे पहले ये रहेगा, ठीक है? या प्रायोरिटी सबसे पहले उसको मिलेगी ओके सर। जिसको फर्स्ट मॉर्गेज है, फिर उसके बाद उसको मिलेगा जिसको सेकंड मॉर्गेज। समझ आई बात? वो जो मैंने बिल्डिंग बोला था, अब बिल्डिंग में भी पहले फर्स्ट मॉर्गेज वाला रहेगा, उसके बाद सेकंड मॉर्गेज वाला। फर्स्ट मॉर्गेज के पूरे पैसे मिल जाएंगे तभी सेकंड को मिलेगा, अदरवाइज सेकंड को नहीं मिलेगा। वो उस पार्ट के लिए अनसिक्योर चला जाएगा, उसको फिर अनसिक्योर वाली लाइन में रहना पड़ेगा। समझ आई बात? जी सर। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिए, एक था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड दूसरा था प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट में था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड में फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज, और फिक्स्ड के उसमें भी फिर था कि फर्स्ट मॉर्गेज है कि सेकंड मॉर्गेज, बिकॉज इट मे हैपन दैट द mortgage is on a particular asset and then there in this case you may issue two number of different types of debentures। तो फिर आएगा कि whether it is first charge or the second charge। तो दो मैंने आपको बता दिए, अब मैं तीसरा इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा आसान आसान करूंगा, फिर मैं कराना तो मुझे सारा है, पहले मैं स्कूल से इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तीसरा आता है कन्वर्टेबिलिटी। क्या आता है? कन्वर्टेबिलिटी। ये उधर भी था, तो कन्वर्टेबिलिटी में आ जाएगा आपका डिबेंचर हो सकता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, दूसरा हो सकता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। इसका मतलब क्या होगा? इसके बदले फिर आपको शेयर मिलेंगे। यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर आपने इशू किया, मींस भाई आपको 5 साल 10 साल बाद शेयर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो डिबेंचर है उसका अपना पैसा वापस मिलेगा। बट अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, इट मींस 5 साल 10 साल बाद आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको इसके बदले क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। गॉट इट और नॉट? जी सर। गॉट इट और नॉट? मैं इसको फिर बता देता हूँ। इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में मैं ये बताता हूँ, जब आपने डिबेंचर इशू किया तो आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सपोज, बाद में जब इनको शेयर इशू करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर इनको कैश दोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपको कैश देना पड़ेगा 5 साल 10 साल बाद जो रिडम्पशन पीरियड होगा। तो अगर कैश दे रहे हो तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म टू बैंक। और अगर इनको शेयर्स देने हैं तो डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उनको शेयर्स दोगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बदले आपको फिर बाद में शेयर मिलेंगे। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा वापस। अब ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ये होते हैं दो तरह के, इधर फुल्ली कन्वर्टेबल और दूसरा पार्टली कन्वर्टेबल। कल से मैं चाहूंगा आप एक काम क्या करो, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जहां तक मैंने पढ़ा है आज, ये भी पढ़ लेना आप खुद से, और कल और पढ़ लेना आगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मुझे कल पढ़ाना है वो आप खुद पढ़ के आ जाओ, ताकि आपके दिमाग में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो, उनका जवाब याद आपको मेरे लेक्चर से डायरेक्टली मिलेगा, नहीं तो आप चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन पूछोगे, तभी आपको ये चीजें ना अच्छे से समझ आएगी। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है आप 5 में से 4 में से कि सर हम पढ़ के आ जाएंगे कल? हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा।
जल्दी प्रॉमिस करो। सर क्या पढ़ना है? मैंने पता है, ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है डिबेंचर्स का, सर क्या आपको पढ़ना है? आपको ये घर से पढ़ के आना है। कितना पढ़ना है? जो आज मैंने पढ़ा है ये तो पढ़ोगे, इसको कम ठीक। टाइम लगेगा। इसके आगे थोड़ा और पढ़ना है, तो तेरे ना समझ में होता है बुक होता है वो। तो मैं आज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कर रहा हूँ, इसके ऊपर कल है कूपन रेट, जीरो कूपन रेट, इशू ऑफ डिबेंचर जो है, आगे आपको 4-5 पेज पढ़ के आना है। मतलब जितना मैं कल चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना कल, उतना आपको आज पढ़ के आना है घर में। उससे क्या होगा, या तो आपको खुद समझ आएगा किसी हद तक 30-40-50-60% डिपेंडिंग ऑन कितनी आपकी कैपेबिलिटी है, और आपके कुछ डाउट्स होंगे, है ना। कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करूंगा, मैं जब लेक्चर खत्म करूंगा, लेक्चर के बाद या तो आपके सारे डाउट्स का आंसर खुद ही आपको मिल जाएगा, या तो फिर वो डाउट आपका अभी भी रहेगा और आप मुझे पूछोगे सर ये हमें समझ नहीं आया, या ये मेरा डाउट था। जब मैं वो सारा बताऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा कि जो लर्निंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मुझे जो फील आ रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें बाउंसर हो रही है। अभी जो मुझे फील आ रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें बाउंसर जा रही है, बट वो बाउंसर वाली चीज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप नेट प्रैक्टिस करके आ जाए। जब आप नेट प्रैक्टिस करके आ जाओगे, और कल अगर थोड़ी चीज बाउंसर होगी, यू नो कि भाई हाँ बाउंसर आ रही है, तो इसको कैसे खेलना है, तो आपको वो चीज समझ आएगी। और फिर भी नहीं खेलना आया, तो क्लास के बाद मुझे पूछते सर ये चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या है। यू गॉट माय पॉइंट। नाउ यू प्रॉमिस कि सर हम कल पढ़ के आएंगे। जल्दी बनियो। जी सर। एक आवाज आई मुझे, यस सर, पढ़ के आएंगे। 2 आ गई, साहिबा की आवाज नहीं आई, मुनजा की भी आवाज नहीं आई, साहिबा की भी आवाज नहीं आई। प्रॉमिस सर करो मुझे कि कल आप पढ़ के आ जाओगे। जी सर, पढ़ेंगे। प्रॉमिस सर प्रॉमिस। ठीक है। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर दो तरह के हो सकते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टिया कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि पूरे डिबेंचर के बदले आपको शेयर्स मिलेंगे। सपोज आपका 100 रुपए का डिबेंचर था, क्या था, अच्छे से समझ लो, इस चीज को भी ना सीएच को समझ नहीं आता था। 100 रुपए का डिबेंचर था, और आपके शेयर्स है 10 रुपए के, कंपनी के, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो अगर आपने फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, इट मींस आपको एक डिबेंचर की जगह 10 शेयर मिलेंगे कल को। समझ आए कि बात नहीं। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या है, जितना भी डिबेंचर की वैल्यू है, इसके लिए आपको बराबर शेयर मिलेंगे। जैसे आपका 100 रुपए का डिबेंचर है, और हमारे शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो मीन्स पूरे 100 रुपीज के अगेंस्ट में आपको शेयर मिलेंगे। समझ आई बात। पार्टली जी सर। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि पूरे डिबेंचर की वैल्यू पे आपको शेयर नहीं मिलेगा, कुछ पैसा आपको कैश में मिलेगा, बाकी के लिए आपको ये मिलेगा, शेयर मिलेगा। इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो बोलते हैं पार्टी मतलब अगर 1 लाख के डिबेंचर आए, 50,000 के बारे में शेयर देंगे, 50,000 के बारे में आपको कैश देंगे, ऐसा नहीं है। ये है कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, हो सकता है वो बोलेंगे 60 रुपीज के शेयर देंगे और 40 रुपीज आपको कैश दे देंगे। समझ आई बात। तो इस केस में क्या होगा, एक डिबेंचर होल्डर जिसके 100 रुपए का एक डिबेंचर है, उसको ये 10 साल बाद जितना भी टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको 6 शेयर मिलेंगे ऑफ ₹10 ईच, हो गए वो 60 रुपीज, और 40 रुपया उसको कैश मिलेगा। समझ आई बात। तो वो होता है पार्टली कन्वर्टेबल। तो आपको फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल समझ आया। जी सर। जी। फुल्ली कन्वर्टेबल में क्या होता है कि जितने भी वो डिबेंचर की वैल्यू है, उसके बदले आपको शेयर मिलेगा, आपको कैश कुछ नहीं मिलेगा। तो 100 रुपए का आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू है, और हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया, तो आपको 100 डिवाइडेड बाई 10 शेयर्स मिलेंगे ऑफ ₹10 ईच। तो होता है फुल्ली कन्वर्टेबल। अगर पार्टली कन्वर्टेबल है, मतलब कुछ पैसे के बदले आपको शेयर मिलेगा, बाकी पैसे के बदले आपको कैश ही मिलेगा। जैसे 100 था एंड हमने बोला आपको सिर्फ 6 शेयर मिलेंगे, तो 60 आपको शेयर मिलेंगे और 40 आपको कैश मिलेगा। तो मैंने 3 आपको बता दिए। पहले मैंने आपको बता दिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर हो सकता है, अनसिक्योर हो सकता है। सेकंड मैंने आपको बताया मॉर्गेज प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट मॉर्गेज हो सकता है, सेकंड मॉर्गेज हो सकता है। फिर मैंने कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से बोला है आपको कि कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल। जल्दी ग्रुप में देखो, नईम सर का मैसेज तो नहीं आया। कोई बच्चा जल्दी व्हाट्सएप पे देखो, नईम सर का मैसेज तो नहीं आया। जी सर, उसमें बहुत टाइम पहले आया। क्या बोला है? लेट मी नो क्लास एंड्स। अच्छा, मैं फिर ऐसा करता हूँ, 8 बजे हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा आपके लिए नया टॉपिक था। इसमें अब 2 पॉइंट्स और बचते हैं, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। बट आई विश कि आप एक बार इस थ्योरी को पढ़ के आ जाओ। एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पॉइंट पढ़ लेना, और थोड़ा और पढ़ लेना जो हमें कल पढ़ना है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर, फिर आप देख लो कि कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लास को क्लोज करता हूँ, अदरवाइज दूसरी क्लास के लिए भी लेट हो जाएगा आपको। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। किसी को ओके यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर।
ठीक है, हम क्लास को क्लोज करते हैं ताकि आप दूसरी क्लास भी लो और इंशाल्लाह नो कल सर। मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ओके सर।